हाइड्रोकार्बन्स अनुकातिक आदिम भूमि परिस्थिति में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम क्या होता है? तो मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल और अमीनो एसिड। मतलब जब हम अनुक्रमित जो भूमि परिस्थिति होता है वहाँ पर हम जब जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलती है? तो मीथेन मिलती है। वो बोलती है हाय, तो हाइड्रोजन, फिर अपन के चेहरे पे एकदम शाइन आ जाती है तो साइनाइड और नाइट्राइल कि नाइट्राइल था और अमीनो एसिड। आओ मिलते हैं नाइट्राइल अमीनो एसिड। तो मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, अमीनो एसिड। सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो अनिवार्य मूल तत्व होता है कार्बन। सभी जो जैविक होते हैं उनके यौगिक का सबसे प्रमुख तत्व होता है कार्बन। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पाया जाता है वो होता है कार्बन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम। उपरोक्त तत्व समूह में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः अनिवार्य था वो था हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था पहले कार्बन, क्योंकि सभी जैव यौगिक किससे बने होते हैं? तो कार्बन से बने होते हैं। उनके लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए और फिर क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स के अणुभार के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम में बताइए। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अणुभार के बढ़ता क्रम होता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रथम विश्व युद्ध में रसायन युद्ध के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो जो रासायनिक युद्धक के रूप में उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। जो मस्टर्ड गैस क्या होती है? त्वचा को बिल्कुल जला देती है। तो प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयोग की जाती है तो ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है जो सिगरेट के लाइटर होते हैं उनमें। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, 2-3 दिसंबर को हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी और भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। छपाई में प्रयोग किए जाने वाली स्याही का कहाँ से प्राप्त होती है? जो छपाई में प्रयोग किए जाने वाली स्याही होती है उसको मीथेन अपघटन से प्राप्त किया जाता है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मीथेन गैस धान के खाद से उत्पादित होती है। दलदली एरिया में भी मीथेन गैस पाई जाती है। कोयले की जो खान होती है वहाँ पे भी मीथेन गैस निकलती है। और जब गाय जुगाली करती है तो उसके मुँह से भी जो गैस निकलती है उसको मीथेन कहा जाता है। एक उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेल में हाइड्रोजनी के रूप में किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो वनस्पति तेल होते हैं उसका हाइड्रोजनी करने के लिए उपयोग किया जाता है निकेल का। फल पकने में सहायक होता है तो फल पकने में सहायक होता है इथेफॉन और एथिलीन। इथेफॉन और एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल पकाने में। हम कच्चे फल लेके आएंगे तो फिर हम अपने फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, हेलो हमें पॉलीथीन ला दो क्योंकि हमें फल पकाने हैं, तो फ़ोन करेंगे तो इथेफॉन और एथिलीन तो पॉलीथीन। फल पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड से भी क्या पक जाते हैं? फल पक जाते हैं। हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है कृत्रिम हरे फल होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन, क्योंकि उसमें आ जाती है सीटी, तो एसिटिलीन और एथिलीन से भी पक जाते हैं और एथिफॉन से भी फल पक जाते हैं। वह गैस मिश्रण जो गैस बाइंडिंग में प्रयोग की जाती है, मतलब ऐसी कौन सी गैस है जो कि बाइंडिंग में प्रयोग की जाती है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है गैस बाइंडिंग में। फुलरीन कार्बन परिवार का एक अपर रूप है जो कि कार्बन 60 के रूप में उपयोग किया जाता है। कार्बन 60 का एक अपर रूप है फुलरीन, फुटबॉल के जैसा होता है। कैरोटीन मानव त्वचा की बाहरी त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। कैरोटीन क्या होता है? मानव की त्वचा में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। टेफ्लॉन फुलरीन युक्त एक बहुलक है। फुलरीन का बना होता है टेफ्लॉन, किससे बना होता है? फुलरीन के द्वारा बनाया जाता है। पायरीन क्या है? एक अग्निशामक है। पायरीन का उपयोग करते हैं अग्निशामक, मतलब अग्नि बुझाने में पायरीन का उपयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में होती है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उसके कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। फ्रेओन एक प्रतिशीतक है जो फ्रिज जिससे गर्म होती है उसमें फ्रेओन का उपयोग किया जाता है। जो फ्रिज की गैस होती है उसमें फ्रेओन का प्रयोग किया जाता है।
एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है, पीने के योग्य बनाया जाता है एथिल अल्कोहल को मेथनॉल और पायरिडीन को मिलाकर। जो एथिल अल्कोहल होता है उसको पीने के लिए अयोग्य बनाया जाता है मिथेनॉल और पायरिडीन को मिलाकर। उन शराब त्रासदियों में से जिनके परिणाम स्वरूप अंधता होती है वो है किसके कारण होती है, तो मेथिल अल्कोहल के कारण आंध्रता आ जाती है। जो इसकी यदि अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल है, यदि कोई व्यक्ति पिएगा तो वो अंधा हो जाएगा। इसलिए जो देशी शराब होती है उस पर बैन लगाती है गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें मेथिल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है कई बार। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए कौन बनाता है, तो मिथाइल और पायरिडीन मिलाकर उसको अयोग्य बनाया जा सकता है। वुड स्प्रिट भी किसे कहा जाता है, तो मेथिल अल्कोहल है उसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें वुड के ऊपर जो पॉलिश की जाती है तो वुड स्प्रिट कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। इसको पीने से लोग अंधे हो जाते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से बनता है एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल को पी सकते हैं। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो अल्कोहल के उत्पादन में सीरे का प्रयोग किया जाता है। तो अल्कोहल बनानी है तो हम सीरे का प्रयोग करेंगे। शक्कर के किण्वन से भी क्या बनती है, एथाइल अल्कोहल बनती है। और वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। ऊन, रेशम, चमड़ा और नायलॉन में वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है बल्कि कृत्रिम बहुलक है, बल्कि ऊन, रेशम, चमड़ा ये प्राकृतिक बहुलक है। घी, स्टार्च, प्रोटीन और रुई कपास में से कौन बहुलक नहीं है, तो जो घी है वो कोई बहुलक नहीं है बल्कि स्टार्च, प्रोटीन और जो रुई कपास है उससे बहुलक माना जाता है। पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीथीन से बनाई जाती है एथिलीन का संश्लेषण से बनाई जाती है पॉलीथीन। प्लास्टिक के उत्पादन होती है तो पॉलीएथिलीन गैस प्लास्टिक से उत्पादित होती है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन को बहुत अच्छे से मढ़ दिया जाता है जिससे बुलेट प्रूफ बन जाते हैं कपड़े। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है तो उसे बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट मतलब जो जैसे हमारे घर में कबर्ड वगैरह होती हैं तो उसको विंडो को कवर करने के लिए होता है पॉलीकार्बोनेट और इंसान को कवर करने के लिए होता है पॉलीएमाइलेट। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है तो कैवलर। जब हम उसको पहनते हैं तो बिल्कुल एकदम कैवलर लगते हैं, तो क्लेवर लुक देता है, तो क्लेवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कैवलर का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है हेलिमिनेटेड पटलित कांच। हेलिमिनेटेड पटलित कांच का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। हेलिमिनेटेड देखिए बुलेट प्रूफ वस्त्र कैसे बनाएंगे, तो पॉलीथीन को एकदम मढ़ देंगे तो पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं वस्त्र बनाने में। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में तो कवर्ड कर देते हैं, पूरी कवर्ड कर देते हैं खिड़की, तो पॉलीकार्बोनेट। और जब जैकेट बनाई जाती है तो एकदम क्लेवर लुक देता है, तो क्लेवलर जैकेट बनती है। बुलेट प्रूफ जैकेट किससे बनती है, कैवलर से बनती है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाने वाला हेलिमिनेटेड जो कांच होता है उसका प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन और डेकॉन बहुलक हैं। जो टेफ्लॉन है और जो डेकॉन है ये क्या है, बहुलक है। टेफ्लॉन की जो नॉन स्टिक तवे होते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है। नियोप्रीन क्या है, नियोप्रीन एक संश्लेषित रबर है। पॉलीथीन और पॉलीएथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन क्या है, पॉलीएथिलीन का बहुलक है। पॉलीएथिलीन से बनाई जाती है पॉलीथीन। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन को कहा जाता है। प्राकृतिक रबर क्या है, तो क्लोरोप्रीन को कहा जाता है प्राकृतिक रबर। बहुलक जो विशेषतः बर्तन पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे टेफ्लॉन कहा जाता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो ये है जिंक ऑक्साइड। चमकीला बर्तनों पर जो चमक आती है उसमें जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे चिपकाने वाली जो बर्तन पर होती है मतलब नॉन स्टिक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन किससे बना होता है, फुलविन से बना होता है। फिनॉल का प्रयोग किस में किया जाता है, तो फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकिलाइट के निर्माण में। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकिलाइट में। नींबू खट्टा होता है, इसमें
साइट्रिक एसिड होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगती है, यह होता है लैक्टिक एसिड के संचय कारण। तो लैक्टिक एसिड होता है शरीर में, वो जो मांसपेशियां होती हैं मसल्स में जाके इकट्ठा होने लगता है, जिससे कि थकान महसूस होने लगती है। वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है उसे कहा जाता है लैक्टिक एसिड। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर के में प्रयोग करते हैं टार्टरिक एसिड का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक एसिड का किया जाता है। टार्टरिक एसिड अंगूर के रस में होता है। सिरका एक जैविक घोल है, यह किससे बना होता है? तो एसिटिक एसिड से बना होता है सिरका। एसिटिक एसिड से बना होता है सिरका। खानों में अत्यधिक या अधिकतम विस्फोट होते हैं मीथेन के कारण। खानों में अच्छा, कारखान मतलब जो खदान वगैरह होती हैं उनमें से बहुत ज़्यादा विस्फोट होते हैं। वो किसके कारण होते हैं? जो मीथेन गैस होती है वो जब वायु से मिलती है तो विस्फोट उत्पन्न होता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यून TNT इसको कहा जाता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यून को क्या कहा जाता है? TNT कहा जाता है। साइक्लोटाइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन पाई जाती हैं। RDX में क्या पाई जाती है? साइक्लोटाइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमीन। वह विस्फोटक जिसका नाम नोवेल तेल है तो TNG को कहा जाता है नोवेल तेल। RDX का आविष्कारकर्ता कौन है? तो RDX का आविष्कार किया था हैनिंग द्वारा। RDX को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो RDX को बुलाया जाता है साइक्लोनाइट के द्वारा। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइड और नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसमें विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के रूप में। कोल गैस, तार, कोल और पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, डीजल और जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक गैसें हैं वह स्वच्छतम ईंधन है और पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। एल्कोहल, ईथर, वाटर, गैस और प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस है और गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान किसका होता है? तो हाइड्रोजन गैस का सबसे ज्यादा ईंधन मान होता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप की जाती है, तो ऑक्टेन संख्या से हम पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच करते हैं। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचालक के रूप में प्रयोग की जाती है डीजल की। डीजल की यदि गुणवत्ता ज्ञात करनी है तो हमें सीटेन संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी और ऑक्टेन संख्या ज्ञात करनी है तो हमें पेट्रोल की गुणवत्ता माप सकते हैं। डीजल ईंधन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो डीजल की वाष्प और वायु उसका प्रयोग करते हैं। खाना पकाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो खाना बनाने में जो प्रयोग की जाने वाली गैस होती है मीथेन की। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है वो है मीथेन। बायोगैस से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलती हैं। बायोगैस गोबर में प्रयुक्त तत्व होता है मीथेन। वह बायोगैस संयंत्र में क्या होता है? तो एक बायोगैस संयंत्र में क्या होता है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कारक कौन है? तो ये भैया देसी कोई होंगे तो SV देसाई ने गोबर गैस का आविष्कार किया था। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? तो ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, लेकिन जो गोबर गैस वाली गैस होती है उसमें पाया जाता है मीथेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मतलब LPG का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन है। इंडेन गैस एक क्या है? तो इंडियन गैस एक LPG, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। CNG में क्या होती है? CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है तो CNG में पाया जाता है मीथेन CH4। गैसोहोल क्या होते हैं? तो इसमें एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल को क्या कहा जाता है? गैसोहोल कहा जाता है। पेट्रोल प्लस गैस।
तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल को कहा जाता है गैसोहॉल। गैसोहॉल एक मिश्रण है जो कि गैसोलीन और इथेनॉल का बना होता है। गैसोलीन और इथेनॉल का बना होता है गैसोहॉल। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार के जो इंजन में नॉकिंग होती है उससे बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल का उपयोग किया जाता है। टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है क्योंकि यह एंटी नॉकिंग रेटिंग देता है, अब स्फोटन की दर को बढ़ाने में सहायक होता है। ऑटोमोबाइल्स इंजन में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं उसमें प्रतिहिम मतलब जमने को रोकता है, तो इसमें मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल। भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि उच्च क्षमता देती हैं और ये आर्थिक बचत में भी सहायक होती हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? जो गैल्वेनिक सेल होते हैं वह एक विद्युत रासायनिक सेल होते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में विद्युत ऊर्जा बनती है। जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा बनती है उसको क्या कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। क्या है? एक विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रिया की प्रकृति क्या है? तो विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड धनात्मक, एनोड इलेक्ट्रोड होते हैं और जिन्हें इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं। की प्रक्रिया क्या होती है? तो जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं इसमें कैथोड धनात्मक होता है, इसमें इलेक्ट्रोड हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं। अतः कैथोड पर उपापचयन मतलब रिडक्शन होता है, रेडिएशन होता है। अपचयन क्या होता है? अपचयन की क्रिया होती है कैथोड पर। दूसरी ओर एनोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन विकसित होते हैं और इकट्ठे होते हैं एनोड पर। इलेक्ट्रो होते हैं कैथोड पर और एनोड से ये विकसित होते हैं। अतः एनोड एक ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन की क्रिया करता है, जबकि कैथोड क्या करता है? रिडक्शन की क्रिया करता है। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है? देखिए विद्युत रासायनिक सेल देखो क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है? तो एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कि एक अपने रासायनिक अभिक्रिया से प्रयोग करके विद्युत का उपयोग करते हैं, तो गैल्वेनिक सेल हो गए। अब ये विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं? तो विद्युत रासायनिक सेल में एनोड और कैथोड होते हैं। इसमें एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खर्च होते हैं, और यहाँ पर होता है क्या? रिडक्शन होता है कैथोड पर। फिर दूसरी ओर जो एनोड होते हैं वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विकसित होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। ऑक्सीकरण क्या है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रम में पदार्थों में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जो ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उनको कहा जाता है ऑक्सीकरण। एनोड क्या होते हैं? तो यह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, उन्हें एनोड कहा जाता है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकलती जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, तो क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया। कैथोड क्या होते हैं? यह धनात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर अपापचय की क्रिया होती है, मतलब रेडिएशन की क्रिया होती है, इन्हें कैथोड कहा जाता है। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट विलियम और जिंक फॉस्फेट विलियम की सांद्रता को क्या कहा जाता है? तो डेनियल सेल में जो कॉपर सल्फेट विलियम होता है और जो जिंक सल्फेट विलियम होता है उनको सांद्रता को क्या कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट विलियम की सांद्रता घटती है और जिंक की सांद्रता बढ़ जाती है। जो कॉपर क्यों घट रही है भैया? नहीं पता, जिंक की बढ़ रही है इसलिए इसकी घट रही है। जिंक 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 बढ़ता जाएगा, जिंक 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 करता हूँ जिंक 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 करते हुए बढ़ता जाएगा, और जो कॉपर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये होता है डेनियल डेंजरस। डेनियल सेल में क्या होता है? कॉपर सल्फेट की जो सांद्रता है वो घटती है और जिंक सल्फेट की सांद्रता बढ़ जाती है। साल्ट ब्रिज या लवण सेतु क्या होते हैं? तो साल्ट ब्रिज एक यू आकार की नली होती है जिसमें KCl तथा अलग अलग का जेल होता है, अगर अगर का जेल होता है, और पोटेशियम क्लोराइड का विलयन होता है, उसको क्या कहा जाता है? सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। सॉल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज एक ऋणायनों के गमन को कैथोडिक कक्ष में और एनोडिक कक्ष की ओर ले जाने देता है। जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो ऋणायन के गमन को कैथोड से एनोड की ओर जाने देता है। कैथोड से कहाँ जाएंगे? एनोड की तरह
एनोड की तरफ जाएंगे, जिससे शेल में विद्युत उदासीनता बनी रहती है, जिससे विद्युत अपघटन परस्पर संपर्क में नहीं आते। जो विद्युत अपघटन है वो परस्पर संबंध में नहीं आते, विद्युत शेल उदासीन बने रहते हैं, और इसमें क्या होता है, जो ऋणायन होते हैं वो कैथोड से एनोड की ओर जाते रहते हैं। रासायनिक बल गतिकी क्या होती है? तो रासायनिक बल गतिकी रसायन शास्त्र की वह शाखा है जो कि अभिक्रिया दर के कारक जिन पर अभिक्रिया दर निर्भर करती है तथा कारक की क्रिया विधि को बताती है। तो ये क्या करती है? रासायनिक बल गतिकी क्या है? तो मतलब बताती है कि कैसे कोई अभिक्रिया कार्य कर रही है, किन कारकों से कर रही है। तो इसकी क्रिया विधि को कौन बताता है? तो रासायनिक बलगतिकी बताती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया की दर से हम समझते हैं कि अभिकारक या उत्पाद की मूल सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। अभिकारक और उत्पाद की मूल सांद्रता के प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर से आप क्या समझते हैं? तो दर निर्धारण समीकरण से अभिकारकों की सांद्रता की घात का योग कोटि कहलाता है। जो दर निर्धारण समीकरण है, इससे अभिकारकों की सांद्रता की घात का योग कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? तो अभिक्रिया की दर की इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। एक मोल कितने प्रति लीटर में, कितने प्रति सेकंड में ये अपघटित हो रहा है, तो ये कहलाती है अभिक्रिया की दर। कोई धीमी अभिक्रिया बताती है कि कोई भी जब धीमी अभिक्रिया होती है वह धातु जैसे जैसे लोहे में जंग लगना, ये धीमी अभिक्रिया को बताता है कि लोहे में धीरे धीरे से जंग लग रही है। अभिक्रिया का ताप गुणांक क्या होता है? तो अभिक्रिया का ताप गुणांक होता है 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दो तापों का एक दर नियतांक का अनुपात होता है। इसका मान प्रायः 2 होता है। देखिए, जो किसी भी ताप गुणांक होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर दो तापों का दर नियतांकों का अनुपात होता है। एक ताप और दो, इनके बीच का जो दर नियतांक है उसका अनुपात होता है ताप गुणांक। हाइपो क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट के जलीय विलयन को हाइपो कहा जाता है, और सोडियम थायोसल्फेट के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? हाइपो कहा जाता है। सॉल क्या होता है? तो एक ठोस के द्रव में कोलाइडी घोल को सॉल कहा जाता है। एक ठोस के द्रव में कोलाइडी विलयन को कहा जाता है सॉल। पर्चमेंट झिल्ली की सहायता से कोलाइडी को किसी वास्तविक विलयन से पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसको एनालिसिस कहा जाता है। अपोहन किसी भी प्रचंड मतलब अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से जब भी कोलाइड को वास्तविक विलयन से पृथक करने का प्रक्रम जो होता है उसको कहा जाता है डायलिसिस। द्रव से ठोस में परिक्षेपण से बने कोलाइडी विलयन को क्या कहा जाता है? तो द्रव के ठोस में बने परिक्षेपण कोलाइडी विलयन को कहा जाता है जेल। मतलब इसमें द्रव ज्यादा है, ठोस कम है, तो उसको क्या कहा जाता है? जल के ठोस में जल मिलाया जा रहा है ठोस में, तो इसमें क्या होगा? जेल बनेगा। पायस क्या होता है? मतलब इमल्शन क्या होता है? पायस किसी द्रव का दूसरे अभिमिश्रण द्रव में कोलाइडी विलयन होता है, जिसमें एक द्रव परिक्षेपित प्रावस्था तथा दूसरे परिक्षेपण माध्यम होता है। मतलब इसमें क्या होता है? एक दो आमिश्रित द्रव होते हैं, इनको मिलाया जाता है तो कोलाइडी विलयन बनता है। इसमें क्या होता है? एक परिक्षेपित प्रावस्था होती है और दूसरी क्या होती है? परिक्षेपण माध्यम होता है। इन दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है? इमल्शन मिलाया जाता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त पायस को दो उदाहरण बताइए। दैनिक जीवन में जो होते हैं, पहला है अपना दूध और दूसरी है डिटॉल, दोनों इमल्शन है। कुछ रक्षी कोलाइडों के नाम बताइए। तो रक्षी कोलाइडों के नाम है साबुन, गोंद, जिलेटिन और अंडे का जो एल्बुमिन है वह कोलाइडी के रूप में जाना जाता है या कोलाइडी है। दूध में उपस्थित पायसीकरण का नाम बताइए। तो इसमें पायसीकरण में होता है कैसीन। किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? तो किसी भी पदार्थ का जो शुद्धतम रूप होता है उससे क्रिस्टल रूप इसका शुद्धतम रूप होता है। किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल किसे कहा जाता है? तो किसी पदार्थ की सुनिश्चित ज्यामिति आकृति वाले ठोस कण को कहा जाता है क्रिस्टल। ये शुद्ध होते हैं। एक सुनिश्चित ज्यामिति आकृति होती है और ये
ठोस कण होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो किसी पदार्थ में संतृप्त विलयन से पदार्थ के क्रिस्टल रवि को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहला जाती है क्रिस्टलाइजेशन। मतलब ये संतृप्त विलयन होता है और ये शुद्धतम रूप होता है। क्रिस्टल ठोस अवस्था में होते हैं और उसकी जो परफेक्ट सुनिश्चित ज्यामिति होती है वो होती है। संतृप्त विलयन की परिभाषा बताइए। संतृप्त विलयन एक ऐसे विलयन होते हैं जिसमें सामान्य ताप पर जो विलेय कण होते हैं और अधिक मात्रा में विलीन नहीं किए जा सकते। देखिए जैसे कि ये वाला एक विलयन है, इसमें कोई भी विलेय एक सामान्य ताप पर एक निश्चित अमाउंट में ही डिजोल्व हो सकता है। तो अब वो निश्चित अमाउंट के बाद वह उसमें डिजोल्व नहीं हो सकता, यह कहलाता है संतृप्त विलयन। क्रिस्टलाइन की प्रक्रिया क्या होती है? तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया होती है जब विलयन में जो विलयन कण की उतनी मात्रा उपस्थित हो जिससे कि विलयन संतृप्ति की स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति को क्रिस्टलन की स्थिति कहा जाता है। मतलब वह ऐसा विलयन जो अपनी एक पर्याप्त स्थिति में स्थित है और यह क्रिस्टलन की स्थिति को प्राप्त कर चुका है, तो क्रिस्टलन की स्थिति कहलाती है। विलयन संतृप्ति की स्थिति को प्राप्त कर चुका है। बीज रोपण या सीडिंग क्या होती है? तो संतृप्त विलयन में उस पदार्थ का एक छोटा क्रिस्टल डालना बीज रोपण कहलाता है। तो संतृप्त विलयन है तो उसी पदार्थ का एक और छोटा क्रिस्टल उसमें डाल देना, यह बीज रोहण कहलाता है, बीज रोपण कहलाता है। पोटाश फिटकरी क्या है? तो पोटाश फिटकरी एक अद्वितीय लवण है जिसका सूत्र होता है K2SO4 A2SO4 का होल ट्राइज एंड 24H2O। यह पोटाश फिटकरी का सूत्र है। पोटाश फिटकरी का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पोटाश फिटकरी के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? जो पोटाश फिटकरी होती है इसके क्रिस्टल होते हैं अष्टफलकीय। नीला थोथा ब्लू विट्रोल क्या होते हैं? इसमें क्रिस्टल जल के रूप में जल के कितने अणु निहित होते हैं? तो जो नीला थोथा होता है वह एक जल योजित कॉपर सल्फेट होता है जिसको नीला थोथा कहा जाता है। इसमें क्रिस्टलन जल के रूप में जल के 5 अणु निहित होते हैं। तो इसमें कैसे बनता है? CuSO4 5H2O को नीला थोथा कहा जाता है। इसमें जल के कितने अणु होते हैं? तो 5 अणु इसमें होते हैं। क्रिस्टलन जल की परिभाषा दीजिए। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परिभाषा किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के एक सूत्र भार के पूर्णांक में उपस्थित जल के अणुओं को उस पदार्थ का क्रिस्टलन जल कहा जाता है। किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के एक सूत्र भार में पूर्णांक में उपस्थित जल के अणुओं को उस पदार्थ का क्रिस्टलन जल कहते हैं। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फेरस सल्फेट को कहा जाता है FeSO4 7H2O। बेंजोइक अम्ल कैसे जल में घुलनशील होता है? तो जो बेंजोइक अम्ल होता है वो नॉर्मल जल में नहीं घुलेगा बल्कि गर्म जल में घुलनशील होता है। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। नीला थोथा या नीला कशिश या फिर ग्रीन विट्रोल किसे कहा जाता है? तो फेरस सल्फेट को कहा जाता है। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को कहा जाता है। FeSO4 7H2O नीला थोथा का फॉर्मूला होता है। नाइट्रीकरण क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रो समूह द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं को स्थानांतरित करने को प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाइट्रीकरण कहा जाता है। मतलब कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे जो नाइट्रो पदार्थ होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु को स्थापित कर दें, तो इसको क्या कहा जाता है? नाइट्रीकरण कहा जाता है। नाइट्रीकरण मिश्रण क्या होते हैं? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र H2SO4 का जो मिश्रण होता है वह नाइट्रीकरण मिश्रण कहलाता है। मतलब नाइट्रिक एसिड और जो H2SO4 है उनका सांद्र विलयन क्या कहलाता है? नाइट्रीकरण मिश्रण कहलाता है। एनिलीन नाइट्रेट क्या होते हैं? तो एनिलीन नाइट्रेट होते हैं जब अमीनो समूह एसिटिल अमाइलॉइड समूह से में बदलता है तब O ऑर्थो और P पैरा उत्पाद सीधे ही बनते हैं। तो नाइट्रीकरण के पश्चात एसिटाइल अमीनो समूह का आपस अमीनो समूह में अपचयन हो जाता है। एनिलीन
नाइट्रेट क्या होते हैं? तो एनिलीन नाइट्रेट जब अमीनो समूह एसिटाइल अमीनो समूह में बदल जाता है तब ओ अर्थो और पी पैरा उत्पाद सीधे ही बन जाते हैं। नाइट्रोकरण के पश्चात जो एसिटाइल अमीनो समूह होते हैं उनका आपस में अमीनो समूह में उपचयन हो जाना कहलाता है एनिलीन नाइट्रेट। भोजन क्या है? तो भोजन एक पौष्टिक पदार्थ है जो कि खाने योग्य या जीवित रहने के लिए शरीर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। भोजन के विभिन्न संगठक क्या हैं? तो भोजन के विभिन्न संगठन हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तेल, लवण, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज अम्ल। ये खनिज लवण क्या होते हैं? ये खाने के विभिन्न संगठक हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। भोजन का कौन सा भाग ऊतक की वृद्धि के लिए सहायक होता है? तो वसा और प्रोटीन जो होते हैं वो शरीर को वृद्धि प्रदान करते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऊर्जा देते हैं। तेल और वसे में क्या अंतर होता है? तो तेल एक असंतृप्त होता है जबकि जो वसा होता है वो संतृप्त होता है। तेल द्रव है जबकि जो वसा है वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है या फिर अर्ध ठोस होता है, तो वो वसा होता है। एक उपापचय शर्करा का नाम बताइए। तो उपापचय शर्करा का नाम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। प्रोटीन के अपचयन से होने वाले उत्पाद के नाम बताइए। तो जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है। वेयर अभिकर्मक क्या होते हैं? तो वेयर अभिकर्मक यह क्षारीय होते हैं और KMnO4 विलयन को कहा जाता है वेयर अभिकर्मक। टाइलन अभिकर्मक किसे कहा जाता है? तो टाइलन अभिकर्मक कहा जाता है अमीनोकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन को कहा जाता है अमीनोकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन को कहा जाता है टाइलन अभिकर्मक। टाइलन टाल साफ करते हैं तो अमीनोकृत सिल्वर जैसे चमकने लगते हैं सिल्वर नाइट्रेट विलयन। मीथेन में बंधन कोणों का मान कितना होता है? तो जो मीथेन होते हैं उनमें बंधन कोणों का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। C5H10 हाइड्रोकार्बन हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो C5H10 को कहा जाता है पेंटीन। फ्रेओन 11 का अणुसूत्र क्या होता है? तो फ्रेओन 11 का अणुसूत्र होता है CFCl3। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। फ्रेओन 11 का गुणसूत्र क्या होता है? CFCl3। प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता एवं तन्य समस्त बढ़ाने के लिए उसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। यह क्रिया क्या कहला जाती है? तो बल्कनीकरण कहलाती है। किसी भी रबड़ की गुणवत्ता और उनके जो तन्य होते हैं उस सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। एल्केन, एल्कीन और एल्किलाइन श्रेणी का सामान्यतः सूत्र क्या होता है? तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्यतः सूत्र है। एल्कीन को कहा जाता है CnH2n+2, एल्कीन को कहा जाता है CnH2n और एल्काइन को कहा जाता है CnH2n-2। एल्काइन, एल्काइन से 2 माइनस होता है, एल्कीन में कुछ नहीं होता और जो एल्कीन होता है उसमें से +2 हो जाता है। हाइड्रोकार्बन कौन से दो तत्वों से बना होता है? जो हाइड्रोकार्बन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। बल्कीकरण की परिभाषा दीजिए। तो बल्कनीकरण क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता और जो तन्य सामर्थ्यता होती है उसकी प्रस्थायता बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बल्कनीकरण कहा जाता है। जो प्राकृतिक रबड़ होती है उनकी गुण बढ़ जाएंगे, तन्यता सामर्थ्य बढ़ जाएगा और जो उसकी प्रत्यास्था होती है वो भी बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? बल्कनीकरण कहा जाता है। सल्फर के साथ उसको गर्म किया जाता है। कार्बनिक पदार्थ की ज्यामिति कैसी होती है? जो कार्बन परमाणु होते हैं उनकी ज्यामिति होती है समचतुष्फलकीय। फ्रेओन की परिभाषा दीजिए। तो पॉलीक्लोरो फ्लोरो एल्केनों को फ्रेओन्स कहा जाता है। पॉलीक्लोरो फ्रेओन्स को क्या कहा जाता है? और फ्लोरो एल्केनों को कहा जाता है फ्रेओन। पॉलीक्लोरो फ्लोरो एल्केनों को कहा जाता है फ्रेओन्स। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताएं। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था जिसका निर्माण हेवोलर ने किया था। सबसे पहले यूरिया का निर्माण 1828 में।
सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। कार्बन के अपर रूपों के नाम बताइए। तो कार्बन के जो क्रिस्टल अपर रूप हैं उसमें आता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, और जो आकृष्टीय अपर रूप हैं उसमें आता है कोल, कोक, कास्ट, चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैस और कार्बन। ये आक्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत आते हैं। जो क्रिस्टलीय कार्बन के रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। आक्रिस्टलीय अपर रूप हैं कोक, कोल, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैस और कार्बन। PAN का पूरा नाम क्या है? तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल क्या होते हैं? पेन का फुल फॉर्म होता है। PVC किसके बहुलीकरण होते हैं? तो विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड के होते हैं अपर रूप। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड में Cl जुड़ा होता है। खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है, इसका अर्थ है कि जो ईंधन है वो पूरी तरह से जला नहीं है। प्रोपेन एक क्या होता है? जो प्रोपेन होते हैं वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। CH3, CH2 और OH का जो व्युत्पन्न पद्धति होती है इसका नाम क्या है? तो एथिल कार्बोनल कहा जाता है। इसको एथिल कार्बोनल कहा जाता है। दलदल मार्शी स्थानों पर क्या यौगिक पाए जाते हैं? तो मार्श गैस वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। पैराफिन्स क्या होते हैं? तो पैराफिन्स एल्कीन होते हैं। एल्कीन क्या होते हैं? पैराफिन्स होते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड C और CH3 का IUPAC नेम क्या है? तो इसको कहा जाता है 2-ब्यूटाइन। 1, 2 और 2 ब्यूटाइन्स क्या इसको कहा जाता है? इसको। हीरे का विशिष्ट घनत्व ग्रेफाइट से होता है अधिक। जो हीरे का घनत्व होता है वो ग्रेफाइट से अधिक होता है। कृत्रिम रेशा नायलॉन 66, टेरिलीन और रेयॉन होते हैं। कृत्रिम रेशा कौन कौन से हैं? नायलॉन 66, टेरिलीन और रेयॉन, यह कृत्रिम रेशे होते हैं। विद्युत रोधी परतें बनाने में काम आने वाला बहुलक कौन सा है? तो विद्युत रोधी जो परतें बनाई जाती हैं वो PVC की बनाई जाती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह क्या है? तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो ग्रेफाइट है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। CNG का मुख्य घटक क्या होता है? तो CNG में होती है मीथेन गैस, CH4। मीथेन एसिटिलीन किसका सूत्र है? तो मीथेन एसिटिलीन का सूत्र है CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे IUPAC नेम में प्रोपाइन कहा जाता है, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपाइन। प्राकृतिक बहुलक किसे कहा जाता है? तो वे बहुलक जो प्रकृति में सीधे प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। जैसे प्रकृति से रबर, स्टार्च, सेलुलोज और रेजिन प्राप्त होता है। फुलरीन का नाम बताइए, किस आधार पर रखा गया है? जो फुलरीन है उसका नाम फुटबॉल के आधार पर रखा गया है और कार्बन का एक अपर रूप है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर कार्बन के इस अयस्क का नाम रखा गया है, जिसको क्या कहा जाता है? फुलरीन कहा जाता है। बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पर इसका रखा गया है। FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो एक इसमें कम हो जाएगा Cl, तो इसका कहलाता है अपचयन, मतलब रेडिएशन रिडक्शन होगा। एक पदार्थ जो 2 छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो यह अभिक्रिया अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है। एक पदार्थ है वह 2 सरल पदार्थों में टूट जाएगा तो ये क्या कहलाती है? सरलीकरण की प्रक्रिया, इसको कहा जाता है अपघटनीय प्रक्रिया। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले घटक क्या होते हैं? तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हें कहा जाता है उत्प्रेरक। एंजाइम होते हैं जैविक उत्प्रेरक। 2Mg+ O2 से बनता है 2MgO। इस क्रिया को मैग्नीशियम धातु होती है, इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकृत हो जाती है। जो मैग्नीशियम धातु होती है वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीकृत हो जाती है। वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है वो क्या कहलाती है? तो स्वतः उत्प्रेरित कहा जाता है। उन्हें स्वतः उत्प्रेरित हो जाने वाली धातुएं क्या कहलाती हैं? स्व उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वनस्पति तेल है उसको वनस्पति घी में परिवर्तित कर देंगे तो उसके लिए उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाएगा, उसको कहा जाता है निकेल।
जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाकर जिंक सल्फेट और कॉपर बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो इसमें हो रहा है विस्थापन। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष को क्या कहा जाता है या क्या होते हैं? तो उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ा देते हैं। जो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं वो क्या होते हैं? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, जबकि जो उत्प्रेरक विष होते हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो वेग के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो दो होती हैं, एक तीव्र अभिक्रिया और एक मंद अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत और दूसरा पदार्थ अपचायित हो जाता है। ये क्रिया साथ साथ ही एक ही विलयन में होती हैं, तो इन्हें कहा जाता है रेडॉक्स या उपापचयी अभिक्रिया। जब पोटेशियम धातु को जल से क्रिया कराया जाता है तो ऑक्सीकृत हो जाती है। जब भी कोई पोटेशियम धातु होती है उसको जल से क्रिया कराया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। जैसे कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो जो लोह चूर्ण होता है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है और आयरन क्लोराइड इसमें बनता है। चिप्स के थैले में कौन सी गैस भरी होती है ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो सके? तो जो चिप्स होते हैं उसके थैले में बहुत सी एक गैस भरी होती है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन गैस, जिसके कारण जो उनके पदार्थ होते हैं उसमें ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जो पोटेशियम क्लोरेट होते हैं उनको गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। जो मैग्नीशियम रिबन होता है उनको गर्म या वायु में जलाने की वो क्या बनता है? तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है उनको वायु में जलाने पर बनता है श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम रबर होते हैं उनको वायु में जलाने की से बनते हैं श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। जिंक, लेड और कॉपर की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। तो जिंक, फिर लेड, फिर कॉपर। पहले सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है जिंक, उसके बाद होती है लेड, फिर होती है कॉपर। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में से कौन सी दो अभिक्रियाएं साथ साथ रहती हैं? तो अग्र अभिक्रिया और एक प्रतापीय अभिक्रिया, यह साथ साथ रहती हैं। सक्रियता श्रेणी किसे कहा जाता है? तो सक्रिय श्रेणीता उसे कहा जाता है जिन तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। मतलब एक प्रॉपर उनकी जो क्रियाशीलता है उसके क्रम में रख दो तो क्या होगी? एक सक्रिय श्रेणी प्राप्त होती है, इसे कहा जाता है सक्रिय श्रेणीता। दूध से दही बनना और तैयार सब्जी का कुछ घंटों के बाद खराब होना किस प्रकार के परिवर्तन के अंतर्गत आता है? तो दूध से दही बनना और फिर तैयार सब्जी का खराब हो जाना, यह परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। इसके साथ हमारा ये वाला वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।